हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था सेट्स, और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस की थी। आज हम रिमेनिंग डेफिनेशंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि कल हमने क्या क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट किया था, उसके बाद हमने नोटेशन और सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, जिसमें हमने टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किया था। उसके बाद हमने सम सेट ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इररेशनल और रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने सबसेट की डेफिनेशन की थी। सबसेट के बाद हमने प्रॉपर सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन की थी। फिर हमने कहा था कि हर एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एक सेट का। फिर हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि एक सेट के कम से कम दो सबसेट होते हैं, एक वो खुद और दूसरा जो है वो दूसरा जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। कम से कम दो सबसेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिर दो से ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और ऑर्डर पेयर सेट क्या होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सारा कर लिया था। आज हम मज़ीद काम करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स का जो पहला ऑपरेशन यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी डेफिनेशन क्या है। फर्ज करें एक सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन, ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन की सिंबल है। जस्ट लाइक आप उल्टा यू बना दें, जब यू को उल्टा करते हैं तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। तो डेफिनेशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है x such that x belong to A and x belong to B. This is the proper definition of A intersection B. इसका मतलब क्या है कि x जो है वो एलिमेंट A का भी होना चाहिए और x जो है वो एलिमेंट B का भी होना चाहिए। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है आपके पास 2 4 5। अब अगर आपको इसका A इंटरसेक्शन B निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा एलिमेंट इंटरसेक्शन कहलाएगा जो A में भी मौजूद हो और B में भी मौजूद हो। तो कौन सा एलिमेंट मौजूद है जो A में भी है B में भी है? तो A और B में अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो A इंटरसेक्शन B इज़ 2। सो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। अब हमारे पास इस डेफिनेशन को लेके तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। नंबर वन क्या है कि ईदर नो एलिमेंट is common in both। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि A और B में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी सूरत में A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? नल सेट। नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ A हमारे पास क्या है 1 2 3 एग्जाम्पल के तौर पर, और B हम ले लेते हैं A B C। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A इंटरसेक्शन B क्या है, तो देयर इज़ नो कॉमन, देयर इज़ नो एलिमेंट विच इज सेम इन A and B बोथ, हैंस द आंसर इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखते हैं और फाई के निशान से भी शो करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि A और B में कोई कॉमन ना हो। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अच्छा ऐसी सूरत में जब आपके पास ए और बी में कोई कॉमन ना हो तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहते हैं इसको हम? डिसजॉइंट सेट्स। ये याद रखिएगा। कब? जब दोनों सेट के दरमियान कुछ कॉमन ना हो। आगे चलते हैं। दूसरी है और some elements are common to both, यानी कि आपके पास ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए है, ये बी है, तो इसको अगर आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या आ रहा है नज़र? 2। तो ऐसे सेट्स जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट ना हो, ऐसे सेट्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ऐसे सेट जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो उनको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं, और ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और वन सेट से बी इज अ प्रॉपर सबसेट of the other say A। क्या मतलब? ये भी तो हो सकता है कि B जो है वो प्रॉपर सबसेट है A का, तो ऐसी सूरत में A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या होगा? B होगा। आपको मिसाल दूं? फर्ज करें ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 1 3 5। क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है? यस। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों लेकिन दूसरे के सारे पहले में मौजूद ना हों। तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बी आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें भी है कॉमन, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी, क्योंकि पूरा का पूरा बी इसमें है। तो ऐसी सूरत में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी आ गया। तो यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन पढ़ा और इंटरसेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ कॉमन हो, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो कि एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो, तो फिर उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो प्रॉपर सबसेट खुद हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब इसकी जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन हो गई इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स की। अब हम करते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स, तो उसमें भी कुछ डेफिनेशंस आएंगी आपके सामने। दूसरा है हमारे पास द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये और यूनियन का सिंबल होता है यू। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो यूनियन की हमारे पास क्या है डेफिनेशन के ए यूनियन बी, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। A union B is equals to X such that X in A और X in B। क्या मतलब? इंटरसेक्शन में A में भी होना चाहिए था X को और B में भी होना चाहिए था कॉमन। यहाँ क्या कह रहा है
कह रहे कॉमन भी आ जाए और अनकॉमन भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, वो यूनियन होगा। जैसे 1 2 3 और बी है हमारे पास 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या होगा? जितने ए में है वो सारे, जितने बी में है वो सारे, 1 2 3 4। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, डबल डबल नहीं लिखते, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। 2 2 दफ़ा आ रहा है, आपने एक ही दफ़ा लिखना है। 3 2 दफ़ा आ रहा है, आपने एक ही दफ़ा लिखना है। सही है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस इसकी भी हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इफ नंबर 1, इफ ए and B subsets of a set U। U क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, लास्ट लेक्चर में बताया था। सच दैट A यूनियन B, ये यूनियन है और ये है आपके पास क्या चीज़, थोड़ा सा मैंने डार्क करके लिख दिया, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी जो है वो आपके पास क्या आ जाए? वो आपके पास आ जाए एक यूनिवर्सल सेट। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं? इन सेट्स ए एंड बी को, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, क्या नाम है? एक्सहॉस्टिव सेट्स। एक्सहॉस्टिव सेट्स। एक दफा फिर बताता हूं, अगर आपके पास ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं और जब आप ए यूनियन बी निकालो और पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट रिपीट हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं ए और बी क्या है? एक्सहॉस्टिव सेट है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको अपने पास से, बल्कि नहीं, बुक में ही दी हुई है, बुक में ही दी हुई है, वरना मैं आपको अपने पास से करवा देता। लेट सपोज आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 0 1 2 3। ए आपको दिया हुआ है जनाब 0 1 2, बी आपको दिया हुआ है 1, सी आपको दिया हुआ है 2 3। अब अगर आप इन तीनों सेट्स का यूनियन निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या होता है? ए बी सी में जितने भी हैं उन सबको लिख लो इस तरह के कोई नंबर रिपीट ना हो। तो देखें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है? ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो आपके पास किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ऐसी सूरत में जब इन तीनों का यूनियन U आ रहा है तो ये तीनों के तीनों कहलाएंगे एक्सहॉस्टिव सेट्स, एक्सहॉस्टिव सेट्स। तो अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सहॉस्टिव सेट्स में ए और बी ही हों, 3 सेट्स भी अगर मिलके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं तो उनको भी हम एक्सहॉस्टिव सेट्स कह सकते हैं। चलें अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। आज की हमारी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, उसका नाम है सेल्स। देखते हैं सेल्स की डेफिनेशन क्या है। इफ ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ सेट U माने यूनिवर्सल सेट, such that the subsets A and B be
नॉन एम्प्टी एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट। क्या मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट का? डेट इज ए डज नॉट नल सेट, ए नल सेट नहीं होना चाहिए, बी नल सेट नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं होना चाहिए, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू। द सेट्स A and B are called cells। चलिए अब इसको दोबारा पढ़ते हैं अच्छी तरह से। कहता है A और B जो हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स हों, A और B दोनों नॉन एम्प्टी हों, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हों, और A और B, A B जो है A जो है वो एम्प्टी सेट ना हो, B जो है वो एम्प्टी सेट ना हो, और A और B जो है वो डिसजॉइंट ना हो, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो ऐसी सूरत में अगर A यूनियन B यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा तो हम A और B को सेल्स कहेंगे। जो प्रीवियस हमारे पास था एग्जॉस्टिव सेट्स, एग्जॉस्टिव में ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ज़रूरी नहीं थी एग्जॉस्टिव के अंदर, लेकिन सेल्स के अंदर ये कंडीशन ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बुक से, A जो है हमारे पास 0 है, B जो है वो हमारे पास 1 है, C जो है वो हमारे पास 2 3 है। तो अब आप देखें क्या कहता है ये कि क्या ये सेल्स हैं या नहीं हैं, और U भी दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, 0 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 0 1 2 3। अब सवाल क्या है? कहता है कि क्या ये सेल्स हैं या नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेल्स, ये देखिए ज़रा गौर से, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A डज नॉट इक्वल्स टू नल सेट। A इंटरसेक्शन B अगर आप निकालें तो आपके पास, एक मिनट, एक मिनट, तो सॉरी, A इंटरसेक्शन B अगर आप निकालें तो आपके पास नल सेट आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। B इंटरसेक्शन C अगर आप निकालें तो आपके पास नल सेट आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और C इंटरसेक्शन A अगर आप निकालें तो ये भी नल सेट आ रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है? सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एक डेफिनेशन आपको गलत बता दी, आई एम सॉरी। सेल्स के अंदर ये चीज़ जो है वो इक्वल होती है। इक्वल का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में कहलाएंगे द सेट्स A and B आर कॉल्ड सेल्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको क्या बताया, A एम्प्टी ना हो, B एम्प्टी ना हो, C हो तो वो भी एम्प्टी ना हो, और A इंटरसेक्शन B जो हो वो नल सेट हो। अब आप देखें A इंटरसेक्शन B क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट है। B इंटरसेक्शन C जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट है। C इंटरसेक्शन A जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट है। तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखें एक और चीज़, अगर आप A यूनियन B यूनियन C निकालें तो आपके पास क्या यूनिवर्सल सेट आ रहा है? यस, आ गई डेफिनेशन। देन द सेट्स A and B आर कॉल्ड सेल्स। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि A B C आर कॉल्ड सेल्स। बस डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने आपको क्या चीज़ बताई है और किस तरह समझाया।
ये थी डेफिनेशन किसकी, सेल्स की। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं, उसमें डायरेक्ट ए यूनियन बी का जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, बट सेल्स के लिए ज़रूरी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लाज़मी क्या हो, नल सेट हो। और अगर 3 सेट हैं तो तीनों सेट्स का आपस में जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट होना चाहिए, और तीनों सेट्स का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट होगा, तो वो तीनों सेट्स कहलाएंगे सेल्स। चलिए जनाब, अब हम अगला टॉपिक करते हैं इसका। सम टाइम कभी कभार जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ, बट वो कुछ देर के बाद सही भी हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स खुद बता देती हैं कि जी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक, अब तक हमने क्या किया, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की तमाम प्रॉपर्टीज़, यूनियन और यूनियन की तमाम प्रॉपर्टीज़। अब हम जा रहे हैं एक और चीज़ पढ़ने जिसका नाम है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम कहते हैं A माइनस बी, दैट इज अगर एक सेट A है और एक B है तो उसको हम कहते हैं A माइनस बी। A माइनस बी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, X सच दैट X इन A एंड X डज नॉट इन B। और अगर आप B माइनस A निकालेंगे तो आप इसको उल्टा कर दें, X सच दैट X इन B एंड X डज नॉट इक्वल टू A। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ एक सेट A 1 2 3 4 और एक सेट मैं आपके सामने लेता हूँ 2 3 5 7। अब अगर आपने A माइनस बी निकालना है तो डेफिनेशन क्या है, X इन A में जो बाकी बचते हैं, देखें कुछ ना कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर आप देखें दोनों में तो 2 कट रहा है, सेम होगा, कट जाएगा, 3 भी कट रहा है। तो कटने के बाद जो पहले वाले में बाकी बचेगा वही आपका आंसर होगा। दूसरे वाले में बाकी बचे ना बचे हमने दूसरा वाला नहीं देखना होता डिफरेंस के अंदर, ये याद रखेगा। बट अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप B माइनस A निकालें, अब आप B को पहले देखेंगे, पहले B रखेंगे फिर A रखेंगे। मैं रख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब जो बाकी B में बचा वो आपका आंसर होगा। दैट्स इट, बस ये छोटी सी बात है, आसान है बहुत, आपको याद रखना है बस इसको। आगे चलते हैं, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स B हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है A और इसके ऊपर ये लाइन पड़ी हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे A कॉम्प्लीमेंट, या उल्टा कर दें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट निकालते किस तरह हैं, अगर A कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होगा U माइनस A, वेयर U इज़ द यूनिवर्सल सेट। सही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर लेट सपोज यूनिवर्सल सेट्स दिए हुए हैं आपको 1 2 3, अब 2 कहाँ तक जा रहा है, चलता जा रहा है, और A आपके पास है 2 4 6 डैश डैश डैश, ये भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो अब अगर आपने A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U में से A माइनस करना। U में से A माइनस करने का मतलब क्या होगा, सारा का सारा A ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लाजमी A जो है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो A पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पर क्या बचेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे इवन हैं और ये सारे इवन और ऑड दोनों हैं, तो इसमें से सारे इवन कट जाएंगे, तो जो U में बाकी ऑड बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1 3 5 डैश डैश डैश। फिर 1 2 3 बातें नोट करने की हैं, नोट आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे
तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है समथिंग माइनस यूनिवर्सल। अब समथिंग खुद यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो एम्प्टी सेट होता है। दूसरा, अगर नल सेट का एम्प्टी सेट निकाला जाए तो U माइनस नल सेट हो जाएगा, जो कि U और पूरा का पूरा यूनिवर्सल ऐसे ही आ जाता है। और अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो सेट दोबारा रिपीट हो जाता है। ये आपको याद रखना। 3 है, अगर U का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल का तो वो नल सेट हो जाएगा। नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो U पूरा का पूरा खुद आ जाएगा। और अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो सेट दोबारा ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अगली चीज़ पढ़ते हैं। तो ये देखा आपने, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, बट मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और थ्योरी इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि MCQs आपको आ जाए बहुत अच्छी तरह से। अगला टॉपिक है हमारा दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पहले मैं आपके सामने लिखूँ। लेट सपोज अगर आपके पास एक सेट है A और एक B, एक सेट है A और एक है B, और अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है वो सिंबल है, जिसको सिंपल मल्टीप्लाई के सिंबल से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ऑर्डर पेयर ऑफ AB सच दैट A in A and B in B। कहता है ये एक ऑर्डर पेयर होता है जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट में हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट S हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 1 और T हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3। तो अब अगर आपको S कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस भी बोलते हैं इसको, S क्रॉस T निकालना है तो क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहला नंबर क्या लेंगे यहाँ से 0, दूसरा क्या लेंगे यहाँ से 1, फिर पहला यहाँ से क्या लेंगे 0, दूसरा यहाँ से क्या लेंगे 2, फिर पहला यहाँ से क्या लेंगे 0, फिर वहाँ से क्या लेंगे 3, फिर यहाँ से 0 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, वहाँ से भी 1, वहाँ से 1, वहाँ से 2, फिर वहाँ से 1, वहाँ से 3। ये आपके पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर आप T क्रॉस S निकालेंगे तो अब इन सबको उल्टा कर दें। पहले T का नंबर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 3 0। सही है जनाब। और फिर इस सबको 2 0 3 0, फिर ये हो जाएगा आपके पास 1 1, फिर ये हो जाएगा आपके पास 2 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3 1। सारा उल्टा हो गया। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। इंशाल्लाह आप जब एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे तो आपकी फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हम इस ऑर्डर पेयर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं मज़ीद, ताकि हमारा MCQs का चांस मिस ना हो। नोट पॉइंट नंबर 1, A क्रॉस B does not mean that A is multiplied by B। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। A क्रॉस B का मतलब दो को मल्टीप्लाई करना नहीं होता, इसका मतलब होता है क्रॉस। और क्रॉस कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही S क्रॉस T और T क्रॉस S निकाल के दिखाया है। दूसरा, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ए क्रॉस बी ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर जब ऑर्डर मैटर करता है तो ये अनऑल्टर्ड नहीं होता। कल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि 0 1 डज नॉट इक्वल टू 1 0। सही है, तो ये आपको याद रखिएगा। तीसरी चीज़ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आप 3 सेट्स का क्रॉस निकाल रहे हैं तो कहता है इसका मतलब होगा इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी ऑर्डर पेयर्स नहीं है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, क्योंकि 3 चीज़ें हैं ना, तो ये हो जाएगा ए बी सी। पहले का ए, बी में से बी और सी में से सी। सही है जनाब। और आखिरी नंबर 4, इफ ओ ए, क्या बताया था मैंने? ओ माने नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है m, ओ बी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है n, then the number of ordered pairs in A cross B, that is, sorry, AB is Mn, that is O A क्रॉस B बराबर है Mn। बहुत आसान है। अगर फ़र्ज़ करें सेट A में, लेट सपोज A में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, B में 4 1 2 5 6, तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? M बाय N। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, उसमें है 4, तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये कह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों का, इन बातों का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगली क्लास भी थ्योरी की होगी, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मज़ीद चीज़ें कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी हो रही है उन तमाम थ्योरी की हम बहुत अच्छी तरह से जो है वो तैयारी कर लें, ताकि एक्सरसाइज में मुश्किल ना हो और MCQ से मुश्किल ना हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। काइंडली आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।